नमस्कार। आज हम भारत की आधारभूत संरचना के विषय में बात करेंगे। आधारभूत संरचना को हम पहले समझते हैं। आधारभूत संरचना का विकास आर्थिक विकास की मूल शर्त होता है। जैसे कृषि का विकास काफ़ी हद तक सिंचाई के उपयुक्त प्रसार और विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिक विकास विद्युत शक्ति या बिजली परिवहन और संचार व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए आधारभूत संरचना का अर्थ क्या होता है? वे आधारभूत प्रणालियां और सेवाएं जो एक देश की विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे परिवहन, जल, यातायात, बिजली, पानी की आपूर्ति इत्यादि। इस प्रकार यदि आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना के विकास के प्रयास नहीं किए जाते तो इससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। भारत में भी विभिन्न योजनाओं में आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का प्रयास किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत क्षेत्र में निवेश लगभग 56 लाख करोड़ रुपए है, जो लगभग $1 ट्रिलियन के बराबर है। आधारभूत संरचना की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत निम्नलिखित संगठक आते हैं: ऊर्जा के स्रोत और मांग, तेल और गैस, भारत में ऊर्जा का संकट, विद्युत शक्ति, बिजली, कोयला, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा के गैर परंपरावादी स्रोत, ऊर्जा की नीति, भारत में परिवहन व्यवस्था, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार व्यवस्था, डाक सेवाएं और दूरसंचार इत्यादि। अब ऊर्जा के स्रोत और मांग की बात करें तो देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा की खपत में भी तेज वृद्धि होती है। यह बात खास तौर पर भारत जैसे देश के लिए सही है, जहां पर बहुत से लोगों को अभी ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। भारत में ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं पेट्रोलियम, गैस, कोयला, पनबिजली। कुछ ऊर्जा परमाणु बिजली और गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोतों से भी प्राप्त होती है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। इस सारणी में विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों का कुल ऊर्जा मांग में हिस्सा और इनका 21-22 में इनका अनुमानित हिस्सा दर्शाया गया है। ऊर्जा के घरेलू उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने की उम्मीद है, फिर भी आयातों पर भारी निर्भरता बनी रहेगी। विद्युत शक्ति और बिजली की अगर हम बात करें तो इसका विशिष्ट योगदान होता है आर्थिक विकास में, और यह कृषि का मुख्य इनपुट है, आगत है, और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्यों को करने के लिए और लघु इकाइयों व ग्रामोद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। वस्तुतः अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की जल आपूर्ति, परिवहन, संचार, घरेलू प्रकाश इत्यादि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। देश के भविष्य में विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजली उत्पादन की क्षमता का विस्तार किस गति से हो रहा है। भारत में योजना काल के दौरान बिजली उत्पादन की क्षमता का काफ़ी विकास हुआ है। जैसे 1950-51 में देश में बिजली उत्पादन क्षमता केवल 2300 मिलियन वाट थी, जो मार्च 2015 के अंत तक बढ़कर 3,18,800 मिलियन वाट हो गई। बिजली का वास्तविक उत्पादन जो 1970-71 में 55.8 बिलियन किलोवाट आवर था, 1990-91 में बढ़कर 264.3 बिलियन किलोवाट आवर और 2015-16 में 1173.6 बिलियन किलोवाट आवर हो गया। इसके ही साथ साथ संचरण और वितरण जाल में भी तेज विकास हुआ है। पावर स्टेशनों को राज्य, क्षेत्रीय और सुपर ग्रिडों में संगठित किया गया है। आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाली क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय संचरण तारों का जाल बिछाया गया है। इस क्षेत्र में तेज विकास के बावजूद बिजली की मांग की तुलना में पूर्ति में घाटा बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के लगभग सभी क्षेत्रों की बिजली की कमी बनी हुई है और उद्योगों, कृषि और आम उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करना
कठिन हो गया है। बिजली क्षेत्र अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे परियोजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब होता है। राज्य बिजली बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव इत्यादि, और बिजली वितरण से प्राप्त आय लागत को पूरा नहीं कर पाती। अधिकतर राज्यों में बिजली की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है वह उसका उत्पादन करने की लागत से कम होती है। कोयला की अगर हम बात करें तो कुल थर्मल बिजली उत्पादन में कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन का हिस्सा लगभग 80% है। बिजली के कुल उत्पादन में कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन का हिस्सा का लगभग 2/3 कोयले द्वारा प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद बिजली और पेट्रोलियम की मांग में तेज वृद्धि हुई, वहाँ कोयले की मांग बहुत कम बढ़ी और कोयले के खनन का काम सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था। इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण खानें पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में और झारखंड के झरिया और बोकारो क्षेत्र में हैं। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम में भी कोयले के कुछ भंडार पाए जाते हैं। कोयला उद्योग अब भारत में लगभग 200 वर्ष पुराना है। इस समय इस उद्योग के सामने कई समस्याएं हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण है वित्तीय कठिनाइयाँ, बढ़ती हुई पूंजी लागतें और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की असमर्थता। अगर हम तेल और गैस की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, फिर भी ऊर्जा के इस स्रोत पे हमारी निर्भरता बढ़ती गई है। इस देश में जो औद्योगिक और परिवहन ढांचा खड़ा किया गया है वो पेट्रोलियम के बढ़ते हुए उपयोग पर आधारित है। 1955 में तेल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन और 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए और बैलेंस रिकवरेबल क्रूड ऑयल रिजर्व्स 78 करोड़ लाख टन से ज़्यादा है और विश्व का इस समय केवल भारत में 0.42% तेल का भंडार है, जो बहुत कम है। उत्पादन की वर्तमान दर को देखते हुए भारत के विद्यमान तेल भंडार 25-26 वर्ष तक ही रहेंगे। 1950-51 में भारत में तेल का उत्पादन मात्र 2.5 लाख टन था और 2015-16 में यह उत्पादन 370 लाख टन तक पहुंच गया था। हाल के वर्षों में तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाने और उनका उत्पादन करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति, प्रशासित कीमत निर्धारण व्यवस्था को तिलांजलि और घरेलू कंपनियों को विदेशों में तेल और गैस के भंडार खरीदने की अनुमति। यदि हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों से है जिन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है। देश इस प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर है और परमाणु ईंधन चक्र से संबंधित तमाम कार्य संपन्न रखने की क्षमता रखता है। भारत में परमाणु ऊर्जा की सहायता से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 4500 मिलियन वाट है और 2013-14 के दौरान 34.27 बिलियन किलोवाट घंटा इसमें उत्पादन था। और भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम या थोरियम की सहायता से किया जाता है और यूरेनियम के भंडार मात्र 34,300 टन हैं। यह आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। थोरियम के भंडार 3,63,000 टन हैं। ये केरल, कर्नाटक और बिहार में प्राप्त होता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विकास के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन स्थापित किया गया है, किंतु यह चिंता का विषय है कि इसके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन नहीं है और परियोजनाओं को लागू करने में अत्यधिक देरी हुई है। ऊर्जा के संकट की बात करें हम तो तेल की कीमतों का स्फीतिकारी प्रभाव पड़ता है और खनिज तेल पे जो आयात व्यय है बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है।
इनका दोहन और शोषण बहुत तेज़ी से हो रहा है और सभी वाणिज्य ईंधनों में मांग और पूर्ति में अर्थात डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस इन ऑल कॉमर्शियल फ्यूल्स, सभी वाणिज्य ईंधनों में मांग और पूर्ति में असंतुलन है। ऊर्जा की रणनीति जब अगर हम बात करें तो भारत में नई ऊर्जा रणनीति के जो मुख्य तत्व हैं वे हैं घरेलू परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन में वृद्धि, खनिज तेलों की मांग का नियमन, ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा बचत, ऊर्जा वानिकी तथा बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन विशेष तौर पर ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और नई विकसित हो रही ऊर्जा तकनीकी के बारे में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की गति को तेज करना। पिछले कई वर्षों में ऊर्जा की कमी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हुई है। इसके अलावा तेजी के साथ बढ़ती हुई खनिज तेल की कीमतों ने भुगतान शेष का संकट पैदा कर दिया है। दीर्घकालीन ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में अभी निम्नलिखित कदमों पर जोर दिया जा रहा है। ऊर्जा की बचत द्वारा, विभिन्न ईंधनों के बेहतर संयोजन द्वारा तथा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा ऊर्जा का मांग प्रबंधन, परिवहन के ऐसे साधनों को प्रोत्साहन जो ऊर्जा का कम प्रयोग करते हैं, समाप्त होने वाली ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन, जल संसाधनों द्वारा नदियों पर बांध बनाकर अधिक बिजली पैदा करना और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी की खोज में अनुसंधान और विकास को प्रेरित करना और ऐसी प्रौद्योगिकी के ट्रांसफर और प्रयोग को प्रोत्साहित करना। नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत में मुख्यतः सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल, स्मॉल हाइड्रो और बायोमास इत्यादि हैं। इनको बढ़ावा देकर भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हम भारत में परिवहन व्यवस्था की बात करें तो आधुनिक विश्व में ऊर्जा के साथ परिवहन व्यवस्था का विकास औद्योगिक विकास की मूलभूत अनिवार्यता है। इसलिए विकासशील देशों में परिवहन व्यवस्था के विकास को आर्थिक विकास कार्यक्रम में अत्यधिक महत्व दिया गया है। परिवहन व्यवस्था उत्पादन केंद्रों, वितरण केंद्रों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच एक मूल कड़ी का काम करती है। यह अर्थव्यवस्था के एकीकरण और समन्वय का भी उपयोगी माध्यम है। परिवहन के मुख्य साधन हैं रेल परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन और वायु परिवहन। समयोपरि परिवहन व्यवस्था के जाल में व्यापक प्रसार हुआ है। यदि हम रेल परिवहन की बात करें तो विश्व भर में रेलवे के विकास और विस्तार ने परिवहन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। भारत में लंबी दूरी की यात्रा के लिए और माल की ढुलाई के लिए रेल परिवहन मुख्य साधन है। रेल परिवहन ने भारत में पिछले 160 वर्षों से राष्ट्रीय एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्ग लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेलवे अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। जहाँ तक माल यातायात का संबंध है यह पुनः चौथे स्थान पे है और भारतीय रेलवे की कुल मार्ग लंबाई 65,808 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 34% का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 2014-15 में रेलवे ने 822 करोड़ यात्रियों को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया और 109 करोड़ टन माल की ढुलाई की। और रेलवे 3 लाइनों पर सेवाएं उपलब्ध कराती है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। बड़ी लाइन, यह जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि बड़ी लाइन 1.676 मीटर की होती है, मीटर लाइन 1 मीटर की और छोटी लाइन 0.762 मीटर की होती है। बड़ी लाइन नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है जो लगभग 56,000 किलोमीटर के करीब है और यात्री यातायात और माल ढुलाई में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।
रेलवे विकास के कई मुद्दे और समस्याएं हैं, जैसे अपर्याप्त नेटवर्क और आधारित संरचना। रेलवे का यातायात पैटर्न अत्यधिक विकृत है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिक चतुर्भुज मार्गों पर जो 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ते हैं, यातायात का अत्यधिक भार है। और माल और यात्री दोनों के लिए एक ही गलियारा है, कॉमन कॉरिडोर है। मालगाड़ियों और धीमे चलने वाली यात्री गाड़ियों के एक ही कॉरिडोर में होने से तीव्र यात्री सेवाएं चलाना अत्यधिक कठिन है। और बहुत सी रेल परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और मूल कीमतों के आधार पर इनकी लागत जो है प्रोजेक्ट में डिले के कारण बढ़ जाती है। भारतीय रेलवे में आवश्यकता से बहुत कम निवेश किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नेटवर्क प्रसार और आधुनिकीकरण उपयुक्त गति से नहीं हो पाया है। समयोपरि रेल परिवहन के बाजार हिस्सा में तेज गिरावट हुई है, जिसका अधिकतर लाभ सड़क परिवहन को हुआ है। रेलवे के बाजार हिस्से में वृद्धि करने के लिए ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसके तहत बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो देश में सड़कों के जाल को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। भारत में सड़कों का जाल विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस देश में सड़कों की लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर के आसपास है, परंतु यह नेटवर्क तेज और कुशल परिवहन की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसका कारण यह है कि इस नेटवर्क का आधे से अधिक हिस्सा कच्ची सड़कों के रूप में है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 96,214 किलोमीटर है। यद्यपि यह कुल सड़क जाल का मात्र 1.7% है, फिर भी इनके माध्यम से 40% यात्री आवागमन और माल ढुलाई का काम होता है। वर्तमान में 60% माल ढुलाई और 87.4% यात्री आवागमन सड़क परिवहन पर निर्भर है। अब हम भारत में जल परिवहन की बात करते हैं। भारत की जल परिवहन प्रणाली 2 प्रकार की है। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा तटीय और सामुद्रिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन के लिए गहरी नदियों और नहरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस परिवहन प्रणाली में मुख्य रूप से नाव और स्टीमर आते हैं। और सामुद्रिक और तटीय जल परिवहन के लिए स्टीमरों और जलपोतों का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक और सामुद्रिक जल परिवहन प्रणालियों की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। आंतरिक जल परिवहन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में देश में 5 जलमार्ग हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये हैं गंगा हल्दिया से इलाहाबाद जो 1620 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र ढबरी से साडिया 891 किलोमीटर, पश्चिमी तट नहर कोटापुरम से कोलम और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का 1995 किलोमीटर का हिस्सा और ब्राह्मणी नदी, मटाई नदी और महानदी का 623 किलोमीटर का हिस्सा। इन जलमार्गों के विकास की जिम्मेदारी भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण पर है। केंद्रीय स्तर पर आंतरिक जल परिवहन विकास में केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम या सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने आंतरिक जल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए 2001 में आंतरिक जल परिवहन नीति की घोषणा की थी। तटीय और सामुद्रिक जल परिवहन की बात अगर हम करें तो औपनिवेशिक शासनकाल में सामुद्रिक और तटीय परिवहन भारतीय कंपनियों के हाथ में नहीं के बराबर था। विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में स्वदेशी कंपनियों के स्थापना के अधिकांश प्रयास असफल रहे थे। और स्वतंत्रता के बाद भारत के सरकारी प्रयास से सामुद्रिक और तटीय परिवहन का विकास हुआ। 1951 में भारतीय जहाज़ों की क्षमता केवल 3.9 लाख टन थी। 30 जून 2012 तक भारतीय जहाज़ों की क्षमता 110 लाख टन तक पहुंच चुकी थी और उसका विश्व में क्षमता के अनुसार 16वां स्थान था। वर्तमान में भारत की विदेशी मात्रा अनुसार 90% और मूल्य अनुसार 70% समुद्र मार्गों के माध्यम से होता है। इस समय देश में 13 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुराने बंदरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है।
हाल के वर्षों में तेज आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप 2002-03 से बंदरगाहों से माल की आवाजाही में 11% प्रतिवर्ष की गति से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भारत के बंदरगाहों पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है। भारतीय बंदरगाहों पे माल उतारने में औसतन 4 दिन का समय लगता है, जबकि हांगकांग में केवल 10 घंटे लगते हैं। इससे भारतीय बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धा शक्ति विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। अब हम अगर वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन यात्रा और माल की ढुलाई का सबसे अधिक तेज साधन है, किंतु ऊंची परिचालन लागत के कारण इसका व्यापारिक माल की ढुलाई में बहुत अधिक योगदान नहीं है। बहुत अधिक मूल्यवान और हल्की वस्तुएं और डाक के यातायात के लिए वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बड़ी औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधि और व्यापारी व्यावसायिक दौरों के लिए वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। हाल के वर्षों में किराए भाड़े में काफ़ी गिरावट हुई है, जिससे जन सामान्य में भी वायु परिवहन लोकप्रिय होता चला जा रहा है। संचार की बात अगर हम करें तो संचार का अर्थ है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। परिवहन और संचार में यह अंतर है कि जहाँ परिवहन में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, वहाँ संचार में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। उद्योगों, वाणिज्यों तथा व्यापार के विकास के लिए एक अच्छी सूचना व्यवस्था का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। संचार के मुख्य साधन हैं डाक सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टेलीप्रिंटर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि। आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना भारत में 1837 में हुई, जबकि जनसाधारण के लिए डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ। संचार के दृष्टिकोण से डाकघर अंतर्देशीय डाक संचार सेवाएं प्रदान करते हैं और इसके लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफों का प्रयोग किया जाता है और ख़ास पत्रों और वस्तुओं को रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। और क्विक 1972 में भारत ने पोस्टल पिन कोड की प्रणाली पिन को किया और इस क्विक मेल सर्विस को 1975 में चालू किया गया। स्पीड पोस्ट सर्विस 1 अगस्त 1986 को शुरू की गई। इसके अधीन डाक को एक सुनिश्चित समयावधि में पहुंचाने की व्यवस्था है और सर्विस में कमी होने पर पैसा वापस लौटाए जाने का प्रावधान है। ग्राहकों को बेहतर सेवा के लिए बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण किया जा रहा है तथा कंप्यूटरों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम दूर संचार की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन, तो पिछले कुछ दशकों में डाक सेवाओं के तेज विस्तार से संचार व्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ है। फिर भी संचार सुविधाओं के विस्तार का सबसे बड़ा मुख्य कारण दूर संचार व्यवस्था का विकास है। टेलीकम्युनिकेशन में हाल के वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब दूर संचार क्षेत्र में भारत में का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 2003 में जो 7.65 करोड़ थी, वह दिसंबर 2015 के अंत में 103 करोड़ के लगभग हो गई। इसका एकमात्र कारण वायरलेस कनेक्शन या बेतार कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन में तेज वृद्धि है। मार्च 2004 में मोबाइल कनेक्शनों की संख्या 3.56 करोड़ थी, जो दिसंबर 2015 के अंत में बढ़कर 101 करोड़ 10 लाख हो गई है। मोबाइल फ़ोन सुविधाओं के लगातार सस्ते हो जाने से सभी को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त होना संभव होने लग गया है। ज्ञान आधारित समाज की प्रगति की दिशा में ब्रॉडबैंड सेवाओं का प्रसार एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2004 में ब्रॉडबैंड नीति की घोषणा की। तब से देश में ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 2015 के अंत में 10 करोड़ 50 लाख हो गई। इस प्रकार 2007-08 में एकीकृत पहुंच सेवाओं, लाइसेंसों, 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसों के आवंटन नीति को लेकर टेलीकॉम नीति की काफ़ी आलोचना हुई और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने
अनुमान लगाया कि आवंटन में की गई व्यापक गड़बड़ी के कारण सरकार को 67,364 करोड़ रुपए से 1,76,645 करोड़ रुपए तक के बीच की हानि उठानी पड़ी है। उन्नत अधोसंरचना को जनसामान्य तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार की व्यापकता, जिसे दूर करना अति आवश्यक है।